हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। अपना जो टॉपिक था वो चल रहा था बहुपद। बहुपद में हमने क्या क्या पढ़ लिया, बहुपद के बारे में पढ़ लिया, द्विघात बहुपद भी पढ़ लिया। द्विघात बहुपद के अंदर हमने क्या पढ़ लिया, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ ली और भाग करने भी देख लिए। ठीक है, तो अब इसी दौर में अब द्विघात बहुपद के बाद आता अपना इस एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब समीकरण पढ़ेंगे अपन। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप देखो। द्विघात बहुपद का क्या होता था, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या था, द्विघात बहुपद था। क्या था, द्विघात बहुपद। अब देखो, अगर द्विघात बहुपद के बराबर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, अपना द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसमें ए बी सी क्या है, अचर हैं या वास्तविक संख्या भी आप इसको बोल सकते हो, वास्तविक संख्या। ठीक है, अचर हैं तो अचर वास्तविक संख्या भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यानी जिस समीकरण में एफ एक्स बराबर जीरो, जिस बहुपद में एफ एक्स बराबर जीरो हो, वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण में देखना, एक तो ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जो ए है उसका कभी भी मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान जीरो हो गया तो आपका द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, क्योंकि ये जीरो हो गया तो फिर एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर ये एक बहुपद बचेगा, ना कि द्विघात बहुपद बचेगा। ठीक है, तो ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए और जो अपने पास एक्स के रूप में जो घाते हैं वो घटते रूप में होनी चाहिए और बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, या कोई अचर राशि बराबर में होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, दो ही होनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 बराबर जीरो, क्या ये एक द्विघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की कितनी घात आ रही है, 3 आ रही है। हालांकि पद इसमें कितने लिए हैं, इसने 3 ही लिए हैं, लेकिन x की घात 3 है। इसमें संभावित पद कितने होते हैं, हो सकते हैं 4 हो सकते हैं। 3 और 1 इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी इसमें संभावित पद कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। और द्विघात बहुपद में द्विघात समीकरण में 3 ही पद हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और द्विघात समीकरण के मान, यानी द्विघात समीकरण के मान का मतलब है जो x है उसके मान कैसे निकालेंगे अपन। अपने पास क्या है, देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, कक्षा 9 में भी पढ़ा था, गुणनखंड विधि, वज्र गुणन विधि, ये अपने विधियाँ पढ़ी थी। उनके माध्यम से अपन क्या करते थे, द्विघात समीकरण के और द्विघात बहुपद के मान ज्ञात करते थे। तो वही विधियाँ यहाँ पर भी काम में आएंगी। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं इसमें द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण में यहाँ पे अपने पास एक विधि और भी आएगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग बनाकर भी हम x के मान ज्ञात करेंगे, वो करेंगे बाद में। पहले ये देखते हैं कि द्विघात बहुपद के मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए अपने पास क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण। जो द्विघात समीकरण आपके पास वो क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब मूल किसको बोलता है, ये x के मानों को, यानी x के। इसमें पहले तो ये बताओ कि मान कितने निकल के आएंगे, x के कितने निकल के आएंगे, 2 निकल के आएंगे। ठीक है, क्यों, कैसे पता लगाया, क्योंकि देखो जो x की अधिकतम घात है, कितनी x की अधिकतम घात 2। तो जब आप किसी भी समीकरण के क्या निकालो, कोई भी समीकरण हो, ये जरूरी नहीं कि द्विघात समीकरण ही है, कोई भी समीकरण हो, उसके जो मूल होंगे वो उसके अंदर जो क्या है,
चर राशि है उसकी अधिकतम घात के ऊपर निर्भर करता है। जितनी अधिकतम घात होगी 5 है, x की घात 5 अगर उसमें है तो उसके कितने मूल होंगे? 5 ही मूल होंगे। 3 है तो 3 ही मूल होंगे, यानी x की उच्चतम घात जितनी है उतने ही उसके क्या होंगे? मूल होंगे। यहाँ पर x की उच्चतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है, तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, यानी द्विघात समीकरण जब भी आ जाए उसके आंसर कितने होंगे? 2 होंगे। अब वो दोनों समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि द्विघात समीकरण के मूल ही काल्पनिक होते हैं। वो स्थितियां भी अपने पास आएंगे, आगे पढ़ेंगे, मूलों की प्रकृति आएगी ना तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन सी विधि से पूछ रहा है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड विधि क्या होती है। सबसे पहले बाहर वाले संख्या को क्या करना है? आपको गुणा करना है। बाहर वाले जो ज्यादा भी नहीं करो ना गुणा, तो बाहर वाले में जो अचर पद हैं उनको आपस में गुणा कर लिया करो और फिर उसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बाहर वाले पद हैं कौन कौन से ये देख लेना भाई। अपना देखो मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें आपको a और c से गुणा करना है, a और c से, a गुणा c, और फिर इन दोनों के चिन्हों को गुणा करना है, ठीक है। तो ये काम कर लिया करो और फिर इसके क्या करेंगे? अपन गुणनखंड कर लेंगे टुकड़े, ठीक है। वो टुकड़े इसके अंदर अपन क्या करेंगे? रखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे रखेंगे। कि जो अपने पास यहाँ पे b होगा, b यानी यहाँ पे क्या माइनस का 20 है, या 20 ही मान लो, चिन्ह को एक बार रहने दो, ठीक है, बाद में देख लेंगे। जो 20 है, ठीक है, तो 20 है, ये कैसे आएगा? जोड़े या घटाएं तो 20 आना चाहिए, और गुणा करें तो जो बाहर वाली संख्या वो आनी चाहिए। तो देखो इसको देखते हैं पहले। 100 है, 100 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 को 1 से गुणा किया, देखो a का मान था 100, c का मान था 1, कितना आएगा? 100। अब इसके संभावित मैं लेता हूं गुणनखंड, यानी गुणनखंड देखना मैं कौन कौन से ले सकता हूं। पहली बात, 10 को 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई? 100, ठीक है, यानी 10 10, ठीक है। पहले गुणनखंड कितने हो गए? 10 10। फिर दूसरा देखो 20 है और 5 है। तीसरा 100 है और 1 है। 100 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 25 और 4, 25 चौक भी क्या होता है? 100 होता है। तीसरा देखना 50 2, 50 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इसके टुकड़े कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं करने हैं, यह मत कर देना कि सर इसको 2 2 ऐसे भी तो कर सकते हैं अपन, नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 2 ही टुकड़े करने हैं, हमें 2 ही चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये टुकड़े अपने पास हो गए, ठीक है। अब देखो इससे पहले चिन्ह कौन सा है? कौन सा चिन्ह है भाई? प्लस का है। तो प्लस का है तो यानी दोनों के चिन्ह समान होंगे। अगर ये दोनों माइनस के होंगे तब भी सही है, दोनों प्लस के होंगे तब भी सही है। ये नहीं कि एक प्लस का ले लिया एक माइनस का ले लिया, फिर तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये इतना काम हो गया। अब इसमें से 20 देखो कैसे आए, 20 कैसे आए? यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो 50 में से 2 घटाऊँ, पहली बात तो घटेंगे नहीं क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, तो जोड़ते हैं। 50 में 2 जोड़ेंगे, कितने आएंगे? 52। 50 में 2 जोड़े, कितने आए? 52। नहीं हो सकता ना, कितने आने चाहिए? 20 आने चाहिए। 100 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 101, तो ये भी नहीं हो सकता। 25 और 4, 25 में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 29, नहीं होगा। 20 है, 20 में 5 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 25। हमें लाना क्या है? 20 लाना, ये भी नहीं होगा। 10 में 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 20, यानी ये क्या बिल्कुल सही है। 10 में 10 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 20, और हमें चाहिए भी कितने? 20 ही चाहिए। तो देखो जो 20 है उसके टुकड़े क्या हो गए अपने पास? 10 10 हो गए, और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये तो टुकड़े इसके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको पहले क्या करना है? बाहर वाली संख्याओं को गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आए संख्या उसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। फिर दोनों को देखना है आपको। अगर ये माइनस का तो विपरीत, एक प्लस का ले लेंगे, एक माइनस का ले लेंगे, एक माइनस का ले लेंगे, एक प्लस का ले लेंगे। इस प्रकार अपन लेके उनको जोड़ के या घटा के देखेंगे। अगर वो संख्या 20 वाली आ रही है तो अपना क्या है? सही है, और नहीं आ रही है तो गलत है। तो देखो 100 x² माइनस 20 की जगह क्या रखेंगे? 10 प्लस 10, क्या रखेंगे? 10 प्लस
10 और बाहर x हुआ ऐसा कैसा +1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ये x है इसको अंदर गुणा कर दो। सो x² माइनस 10 को x से गुणा करेंगे 10x प्लस इस 10 को भी x से गुणा करेंगे 10x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखो 100x², अब ये माइनस का चिन्ह है इसको अंदर भेज दो, तो माइनस का 10x, क्योंकि इससे पहले प्लस था, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, अब फिर से माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दो के जोड़े बना लेंगे, अलग अलग दो के जोड़े बना लेंगे। अब दो के जोड़े देखो, इन दोनों में से जो भी कॉमन आएगा वो लेंगे। यहाँ पे 10 है तो 10 का भाग इसमें चला जाएगा तो 10 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x है, इसमें x² तो x भी कॉमन आ जाएगा, यानी 10x अपना क्या आ जाएगा कॉमन। क्या बचेगा यहाँ पे 10x ही बचेगा, यहाँ पे माइनस और ये 10x पूरा ही आ गया तो क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बचेगा। अब देखो ये माइनस का ये प्लस का, लेकिन कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 माइनस का हुआ, इसका मतलब माइनस क्या लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस बाहर आ गया तो प्लस का 10x और ये प्लस था इसमें माइनस निकल के आ गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बराबर 0। एक पद ये है, एक ये पद है, दोनों में क्या रहा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, दोनों में क्या रहा कॉमन आ रहा ना, तो ये ले लो 10x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो इसकी जगह तो देखो ये बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन आ गया तो ये बच जाएगा 10x, ये माइनस है तो माइनस, ये 10x आ गया तो अपनी जगह क्या छोड़ के आएगा, 1 छोड़ के आएगा, 10x माइनस 1 पूरा आ गया। अब देखो इसको अगर वापस भी अंदर गुणा करें तो ये वाली स्टेप आ जानी चाहिए, तो ये तभी आएगी, 0 में छोड़ के जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास गुणनखंड हो गया ना, 2 गुणनखंड हो गए। अब एक को 0 के बराबर ले लेते हैं, पहले इसको 0 के बराबर लेते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का, तो 10x बराबर 1 और 10 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में x बराबर 1/10 पहला हो गया। दूसरा देखो अब इसको लेते हैं, 10x माइनस 1 बराबर 0, माइनस इधर जाएगा तो प्लस और ये 10 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में x बराबर 1/10। ये आपका क्या आ गया, x के मूल आ गए, जो दोनों क्या हैं समान हैं। तो इस प्रकार अपन क्या निकालेंगे, x के मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होगी द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि से मूल निकालने की विधि। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखो द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर समीकरण हल करना, इसको ये भी बोल सकते हैं आप श्रीधर आचार्य सूत्र का व्युत्पन्न करना, कि श्रीधर आचार्य सूत्र को निकालना। ठीक है ना, तो श्रीधर आचार्य सूत्र भी इसी से निकलेगा और विधि भी यही है। ठीक है ना, तो देखना द्विघात समीकरण का रूप कैसा होता है, वही मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है अपने पास, द्विघात समीकरण होता है। तो सबसे पहला जो आपका काम है, आपको ऐसे क्या मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण मिलने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो x² के गुणा में जो भी राशि है, x² के गुणा में जो भी राशि है उसका समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करना है, भाग देना है। यानी क्या पहला काम कि x² के गुणा में देख सकते हो यहाँ पे x² के गुणांक का, जो गुणा में होता है उसको क्या बोलते हैं, गुणांक। x² के गुणांक का समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देंगे। ये बात याद रखनी है, ये नोट कर लेना कि पहला आपका जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, x² जहां पर भी है। उससे पहले एक काम ये भी कर सकते हो कि मान लो कि अगर द्विघात समीकरण है वो इस रूप में दे रखा है, bx प्लस c प्लस ax² बराबर 0, इस रूप में दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको घटती घातों के रूप में भी लिखना है। अगर लिखना नहीं दे रखा है तो आपको ये काम करना, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको डायरेक्ट यही मिलेगा। तो पहला पद ये भी जोड़ सकते हो
कि x को घटती घातों के रूप में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये कर दिया, उसके बाद क्या करना आपको, एक्स स्क्वायर के गुणांक का समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर ये रहा आपका एक्स स्क्वायर, गुणा में क्या है a, तो a का क्या कर देंगे, पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। तो देखो मैं भाग दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में भी a का भाग दे देंगे और इसमें भी a का भाग दे देंगे। अब a का भाग कैसे देंगे, अलग अलग भाग दे देंगे। तो देखो ए एक्स स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी एक्स बट्टे ए प्लस सी बट्टे ए बराबर 0 में a का भाग देंगे, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। अब इसके बाद क्या करोगे, दूसरा देखो भाग दे दिया। दूसरी बात क्या करनी है, अचर पद को दक्षिण पक्ष में स्थानांतरित करेंगे। क्या करेंगे, जो अचर पद है उसको दक्षिण पक्ष में, अचर पद क्या है इसमें, c बटा a, अक्स नहीं है ना इसके साथ, तो इसको दक्षिण पक्ष में स्थानांतरित कर दो। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स बराबर, इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का c बटा a। ठीक है, दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम क्या करना है, ये ध्यान रखना भाई, तीसरा काम क्या करना आपको, पूर्ण वर्ग यहाँ पर ही बनेगा, ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी है। एक्स के गुणांक का आधा, क्या आधा, यानी एक्स के गुणांक का आधा कर, पहले तो क्या करेंगे, एक्स के गुणांक को आधा करेंगे, आधा कर, फिर उसका किसका गुणांक जो आधा किया ना वो है, उसको क्या करेंगे, फिर उसका वर्ग कर समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, यानी जो x का गुणांक है वो लेंगे, उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और जो हमें प्राप्त होगा उसको समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखना इसका गुणांक क्या है, x का गुणांक b बटा a का आधा कितना होगा भाई, कोई भी संख्या उसको 1/2 से गुणा कर दो, वो क्या बन जाएगी, आधी बन जाएगी। क्या करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, कोई भी संख्या हो अगर आपको उसका आधा करना है तो आप उसको किससे गुणा कर दो, 1/2 से गुणा कर दो, वो क्या बन जाएगी, आधी बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो b बटा a का आधा यानी b बटा a गुणा 1/2, क्या बन जाएगा अपने पास, b को 1 से गुणा करेंगे b, 2 को a से करेंगे 2a का वर्ग, तो वर्ग क्या बन जाएगा, b बटा 2a का होल स्क्वायर बन गया। को समीकरण के दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है भाई, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो देखो दोनों पक्ष किसके, ये वाले समीकरण है इसके। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स और प्लस बी बटा 2a का स्क्वायर बराबर माइनस का c बटा a प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। इतना काम करना, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना पूरा
कि सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पूरी प्रोसेस आपको आनी चाहिए। अगर पूरी प्रोसेस आती है तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं है, आप ऐसे निकाल दोगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्वेश्चन उतार लेना है साथ में, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्यों किया यहाँ पे, क्यों किया यहाँ पे, देखो इसका रीजन है, वो रीजन देखते हैं पहले। यहाँ से ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, किसका बनेगा देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, वो फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप अगर इसको इसमें रखना चाहो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद रखना, ये फॉर्मूला ये बनेगा। तो देखो ये स्क्वायर है, वो तो a और b है, और ये जो बीच वाला पद है ये 2ab है, ठीक है। तो इसको कैसे बंद करेंगे, देखो a की जगह कौन है x, a की जगह कौन है x, प्लस प्लस b की जगह कौन है, स्क्वायर इस पर है ना, तो b बटा 2a, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। इधर देखना माइनस c बटा a प्लस इसका स्क्वायर खोल दो तो b का b स्क्वायर और 2a का 4a स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सरल कर लो, x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम क्या आ जाएगा आपके पास, 4a स्क्वायर आ जाएगा। a का भाग दोगे क्या बचेगा अपने पास, 4a, तो माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस 4ac और प्लस 4a स्क्वायर कर देंगे तो एक बार, तो b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस b बटा 2a बराबर अंडर रूट, ये देखो प्लस का तो मैं पहले लिख देता हूँ b स्क्वायर और ये माइनस का 4ac बटा 4a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये प्लस का इसको इधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का b बटा 2a प्लस ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये देखो 4a स्क्वायर का अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, कैसे, 4 का तो हो जाएगा 2a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब फिर से यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, 2a लघुत्तम आएगा, दोनों का समान है तो माइनस b, देखो 2a का 2a में भाग देंगे एक बार और a को b से गुणा करेंगे b प्लस, और ध्यान रखना भाई यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा ये, क्योंकि देखो जब भी आप किसी संख्या का अंडर रूट लेते हो तो क्या आता है, प्लस माइनस में आता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। दोनों चिन्हों में निकल के आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका बन गया पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना आपको, समीकरण हल करना। और इसी सूत्र को बोलते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है। यही अपना क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र है। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे रखा है, समीकरण दे रखा है a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो आप यहाँ पे b का मान रखो, a का रखो, c का रखो, डायरेक्ट आपके x के मान निकल कर आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना श्रीधर आचार्य सूत्र। इस सूत्र को हमेशा याद रखना, ये आगे तक काम में आएगा। जब भी आप कोई भी मैथ तो अगर आप पढ़ोगे आगे भविष्य में तो ये सूत्र तो आपको काम में आएगा ही आएगा, जहाँ बीजगणित नाम आ जाएगा श्रीधर आचार्य पक्का आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तरीका पूरा नोट कर लेना अपने नोटबुक में, और इसी आधार पे आपको क्वेश्चन करने हैं। जब क्वेश्चन में यह आ जाए कि दिया गया द्विघात समीकरण है, इसको आप पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, तो आपको कैसे करना है, इस पूरे तरीके से, ये नहीं कि डायरेक्ट आप श्रीधर आचार्य में रख दोगे और सोल्व हो जाएगा ना, पूरा ये मेथड काम में लेना। अपनी एक एक्सरसाइज है पूरी की पूरी इसके ऊपर, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ, एक तो इसका एग्जाम्पल करवा देता हूँ और एक डायरेक्ट श्रीधर आचार्य के सूत्र का भी करवा दूंगा, उसी को दोनों से करवा देंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे। तो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो हमें घटती हुई घातों के रूप में लिखना है। क्या ये घटती हुई घातों के रूप में है ना, घटती हुई घातों के रूप में, तो इतना काम तो अपना हो गया कि घटती हुई घातों के रूप में है। अब क्या करना है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ये लिख दिया। अब दूसरा काम मैंने आपको क्या बताया था, हालांकि देखो पहला पॉइंट लिखाया था कि x स्क्वायर के गुणांक का पूरे समीकरण में क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो x स्क्वायर के गुणांक
क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक? 2 का समीकरण में भाग देने पर, समीकरण में भाग देने पर है, इसका मतलब दोनों पक्षों में ही देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना 2x स्क्वायर में 2 का भाग दे देंगे, माइनस 7x बटे 2 का भाग दे देंगे, 7x में 2 का भाग दे देंगे, 3/2, 3 में 2 का भाग दे देंगे और 0 में 2 का भाग दे देंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 प्लस 3/2 और 0 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0। 0 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा? 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना था आपको? x के गुणांक का क्या करना था? आधा। x के गुणांक का क्या करना था? आधा। ठीक है, तो x माइनस का नहीं लेना साथ में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना माइनस का नहीं लेना। देखो x के गुणांक कौन है? गुणांक 7/2, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। अगर लोगे तो भी इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा? ये धनात्मक होगा ना। भी जैसे देखो मैं माइनस का 7/2 ले लेता हूँ, फिर उसका वर्ग करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप सीधा डायरेक्ट क्या ले सकते हो? संख्या सीधी धनात्मक ले सकते हो। तो गुणांक 7/2 का आधा क्या होगा भाई? 1/2 से गुणा कर देंगे तो 7/2 गुणा 1/2 क्या आ जाएगा? 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, आधा आ गया। इसका क्या करना है? का वर्ग, ओ सॉरी कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना, ठीक है। का वर्ग कर समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने पर। यहाँ पर हमने एक स्टेप छोड़ दी, कौन सी वाली? अचर पद को ट्रांसफर करने वाली, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब कर देंगे इसको, तो देखना एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 प्लस 3/2 बराबर 0 में क्या जोड़ेंगे अपन? का वर्ग। तो वर्ग इसका क्या होगा भाई? 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7/4 0 में जोड़ेंगे तो 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। एक इधर जोड़ना भाई प्लस और एक बराबर 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ जोड़ दिया। अब यहाँ से आपको क्या करना है? ये वाला पद जो अचर पद हमने ट्रांसफर नहीं किया वो अब कर देंगे। ये तो रहने देना, इसको मत कर देना उधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर मत हटाना कभी भी, क्योंकि इसको स्क्वायर हटाओगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इसको कभी भी मत हटाना, आगे वाले का हटा देना। तो देखो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 और ये इधर जाएगा तो माइनस का 3/2। इसको यहीं पे ट्रांसफर कर देते तो भी वही बात रहती, अब कर दिया तो भी सेम ही है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा पहले करना, मैं यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, तो आपको क्या करना है? पहले इसको ट्रांसफर कर देना। मैंने पीछे लिखवाया था आपको इससे पहले, तो पहले इसको ट्रांसफर कर देना, फिर ये जो आधा करेंगे उसके वर्ग को बाद में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ से देखो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बन गया, माइनस आ गया। तो माइनस का देखो क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। ये आप इनको रख के और बाद में वापस खोल के चेक कर लेना अगर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो a की जगह कौन है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, x है a की जगह, यहाँ देखो a स्क्वायर है, फिर देखो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह कौन है? 7/4। तो यहाँ से देखो x माइनस आएगा ना, b का मान रखेंगे, b का मान कितना? 7/4 का होल स्क्वायर। इधर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 16, लघुत्तम क्या जाएगा? 16। तो 49 माइनस 2 का भाग देंगे 8 बार और 8 तिये 24, कितना आ जाएगा? 8 तिये 24। देखते हैं कितना बचेगा। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से देखो 24 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5 और ये 2/16, ठीक है, 25/16। अब यहाँ से क्या कर देंगे? स्क्वायर हटा देंगे, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर हटा देंगे। तो स्क्वायर हटाएंगे तो आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा अपने पास? अंडर हो जाएगा ना। तो x माइनस 7/4 बराबर अंडर 25/16। तो x माइनस 7/4 और प्लस माइनस दोनों चिन्हों में आएगा, आंसर आएगा वो 25 का अंडर 5, 16 का 4। तो देखो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का x बराबर प्लस माइनस 5/4
प्लस 7/4। दोनों चिन्ह क्यों ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि द्विघात समीकरण है, x के मान कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो वो देखो कैसे आएंगे, एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह इसमें ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो x बराबर 5/4 प्लस 7/4, लघुत्तम लेंगे क्या आएगा 4, तो 5 प्लस 7 बराबर 7, 5 12/4 बराबर 3। एक तो x का मान क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया। अब क्या लेंगे, ऋणात्मक, ये वाला चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर -5/4 प्लस 7/4, लघुत्तम वही 4 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 7, कितना बच जाएगा 2 प्लस का बचेगा और /4 यानी 1/2, ठीक है। तो ये दूसरा x का मान क्या आ गया 1/2। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर और समीकरण से हल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो x के 2 मान आ गए, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। अब इनकी जांच करेंगे कौन से सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना वो वाला, ठीक है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x के मान आ गए। अब इन दोनों की जांच करते हैं कि श्रीधर आचार्य सूत्र से भी यही आते हैं या कोई और आंसर निकल कर आते हैं। तो देखते हैं, देखो ये अपने पास समीकरण है, आंसर इसके क्या है, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। समीकरण का मानक रूप अपने पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दोनों की अगर तुलना करें अपन, दोनों की तुलना करें तो a का मान देखो, a की जगह कौन है, x² का गुणांक a, तो x² का गुणांक 2, तो a का मान 2, b का मान क्या है -7, c का मान कितना है 3। श्रीधर आचार्य सूत्र क्या आपका, देखो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है अपने पास, देखो x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब देखो इसमें x का मान निकालेंगे अपन, तो x बराबर मान रखता हूँ b का मान क्या माइनस, तो -1 तो पहले से, तो -7 प्लस माइनस b² यानी -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3/2 गुणा a का मान 2। तो यहाँ से देखो इसको हल करेंगे तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का 7 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 -4 दूनी 8, 8 दिए 24/2 दूनी 4। तो देखो x बराबर 7 प्लस माइनस √ कितना बचेगा, 49 में से 24 जाएगा 25/4। x बराबर 7 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5/4। वही सेम प्रोसेस, एक बार धनात्मक लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो अपने पास क्या आएगा, x बराबर 7 प्लस 5, धनात्मक ले रहा हूँ माइनस छोड़ रहा हूँ एक बार, /4, तो 7 5 12/4 बराबर 3, ठीक है। फिर देखो ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो देखो x बराबर 7 - 5/4, 7 में से 5 गया 2/4, कितना आ जाएगा 1/2। x का मान क्या आ गया 1/2 और एक क्या आया x का मान 3। देखो दोनों यही तो है, x का मान 1/2, x का मान 3। तो ये डायरेक्ट अपन क्या किससे निकाल सकते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र से भी x का मान निकाल सकते हैं। अगर प्रश्न में हमें ये बोले कि आपको पूर्ण वर्ग विधि से निकालना, तो हम पूर्ण वर्ग विधि से ही निकालेंगे। प्रश्न में अगर आपको गुणनखंड विधि बता रखी है तो गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे, और अगर श्रीधर आचार्य के लिए बोला है तो श्रीधर आचार्य से ही निकालेंगे। श्रीधर आचार्य ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम बिना टुकड़े किए, अगर मान लो कि आपको टुकड़े करने नहीं आते, गुणनखंड विधि नहीं आती है, तो डायरेक्ट आप श्रीधर आचार्य से क्या कर सकते हो,
आंसर निकाल सकते हो। या टुकड़े जो हो वो बहुत बड़े हो या गुणा है वो बहुत बड़े हो, तो डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन है कौन, श्रीधर आचार्य सूत्र, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ए बी सी के मान रखने हैं और एक बार धनात्मक चिन्ह है तो धनात्मक लेना है, एक बार ऋणात्मक तो ऋणात्मक लेना है, ठीक है। और इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, अक्स के मान निकाल लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आज हमने 3 विधियां पढ़ ली, कौन कौन सी, द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाकर बनाने वाली विधि, और तीसरी श्रीधर आचार्य सूत्र, 3 हो गई। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका जो मूलों का जो रूप है, प्रकृति है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक अपन घर पे आप इनको क्या करना, प्रैक्टिस करना, और अगले वीडियो में हम इनकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को भाई लाइक कर दिया करो और सभी देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, अगर पूरा नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखना है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। क्यों, क्योंकि मैसेज अगर आपके पास नहीं पहुंच पाता है तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपकी यूट्यूब पे मैसेज चला जाएगा डायरेक्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो। अन्यथा आप मैसेज का वेट करते रहेंगे, कब मैसेज आएगा, कब लिंक खोलेंगे, कब आप देखोगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल रंग के बटन दे रखा, लाल रंग का बटन, उसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्या करोगे, दबा देना, और आगे जो घंटी है उसको दबा देना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास मैसेज आ जाए। और लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर किया करो, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।